हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। 11th के अंदर ज्योग्राफी के मूल सिद्धांत भूगोल के है, वह मूलभूत सिद्धांतों के रूप में है, वह फर्स्ट बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर के रूप में है, वह अध्ययन कर रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी उसका आकार, पृथ्वी की आकृति या आकार हमारी पृथ्वी की आकृति या आकार, उसके बारे में देखें तो नाम से स्पष्ट है, भू और गोल, यानी कि पृथ्वी है वह गोल रूप में है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है यह शेप बिल्कुल गलत मानी जाती है। कारण हमारी धरती पूरी तरह से गोल रूप में है वह नहीं है, गोलाकार रूप नहीं है। हमारी पृथ्वी का जो आकार है वह लघुअक्ष गोलाभ है। पृथ्वी की आकृति है वह लघुअक्ष गोलाभ आकृति है, गोलाभ आकृति। लघुअक्ष गोलाभ आकृति को इसको कहते हैं जब है वह ये धरती का जो शेप है यह तो है वह ज्यादा, भूमध्य रेखा है उसकी जो चौड़ाई है वह तो है वह ज्यादा है, और उत्तर दक्षिण जो गोलार्ध हैं अपने, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ से ये पार्ट है वह छोटा है। ये अक्ष बड़ा है, ये अक्ष छोटा है, इस कारण से इसको लघुअक्ष कहते हैं। लघु धन अक्ष बराबर लघुअक्ष, यानी कि ये संधि विच्छेद करके और लघुअक्ष गोलाभ आकृति हमारी धरती की देखने को मिलती है। ये लघुअक्ष गोलाभ यानी कि कहने का मतलब भूमध्य रेखीय जो अक्ष है वह बड़ा है और जो उत्तरी दक्षिणी दो अक्ष है वह छोटे रूप में है। इस कारण से पृथ्वी की मूल आकृति क्या लघुअक्ष गोलाभ आकृति है। हमारी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई? इस ब्रह्मांड में है वह लाखों करोड़ों अरबों ग्रह तारे नक्षत्र हैं और इनके बारे में है वह बहुत सारी है वह दंत कथाएं हैं वह प्रचलित हैं। बहुत सारे विद्वानों ने है वह अनुमान लगाया और इस ब्रह्मांड के बारे में है वह खूब सारी है वह खोज और रिसर्च हुई है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वह मिल्की वे आकाशगंगा नाम की एक निहारिका है, आकाशगंगा नाम की एक निहारिका है जिसको मिल्की वे के नाम से पुकारा जाता है, मिल्की वे। ग्रामीण लोग रात्रि के समय खुले आसमान में जब देखते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद ये तारों की है वह लंबी चादर दिखाई देती है और इसको है वह ग्रामीण लोग राम जी का रास्ता है वह बताया करते थे। लेकिन ये राम जी का रास्ता नहीं, इसमें बहुत सारी है वह तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे है वह पाए जाते हैं और करोड़ों तारों के साथ साथ में ये काफ़ी दूर होने के कारण अपने को है वह यहाँ से धरातल से धुंधले दिखाई देते हैं। तो ये धूल के बादल के समान है वह दिखाई देते हैं जिसको आकाशगंगा या निहारिका कहते हैं। अब ये आकाशगंगा एक निहारिका का रूप है और निहारिका है वह ये तारे काफ़ी सारे है वह घूम रहे हैं। ऐसी निहारिकाएं ब्रह्मांड में 10 से 15 तक है वह ज्ञात हो चुकी हैं और कितनी हैं इसका है वह विद्वानों के पास में कोई है वह वास्तविक प्रमाण है वह नहीं दिखाई देखने को मिलता। वजह ये हमारे से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। इतने कुछ तारे तो इतने किलोमीटर दूर हैं कि उनका प्रकाश जब आज तारा दिखाई दे रहा है ये लाखों साल पहले से है वह दिखाई दे रहा है, वो कई वर्षों से है वह यहाँ पर धरातल तक और उसका प्रकाश है वह पहुँचता है। इस कारण से है वह काफ़ी दूरी इनकी है वह पाई जाती है। एक प्रकाश की किरण को 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस गति से है वह कई वर्ष में है वह पहुंच करके धरातल पर है वह इनका प्रकाश आता है जो हमें दिखाई देता है।
इस कारण से है वह वास्तविकताएं है वह कुछ अलग ही है वह देखने को मिलती हैं। वास्तव में हमारी धरती का आकार लगभग गोलाब है। अब इस गोलाब आकृति के कारण कुछ है वह मिलती जुलती, जैसे संतरे का रूप है या कुछ लोग इसको अंडाकार शेप में है वह कह देते हैं। गोल स्वरूप में होने के कारण विद्वानों ने इस गोलाकार आकृति के अंदर हम इस गोल आकृति पर कहाँ हैं, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के ऊपर अपन कहाँ पर स्थित हैं। काफ़ी सारी जनसंख्या है, बहुत सारे है वह 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, महासागरीय पहाड़ पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में द्वीप पाए जाते हैं। इस कारण से है वह यदि हम इनके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो इनकी स्थिति का वास्तविक लोकेशन का है वह पता नहीं लगता। इस कारण से विद्वानों ने इनकी वास्तविक लोकेशन प्राप्त करने के लिए, स्थिति प्राप्त करने के लिए है वह एक साधन के रूप में है वह विद्यमान किया। इसको है वह टुकड़ों में विभाजन करने का प्रयास किया। जैसे ये धरती है, धरती के ऊपरी भाग पर ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, 2 स्थिर बिंदु हैं। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि धरातल पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये है वह अनुमान लगाया जाता है। अनुमान कैसे लगाया जाता है, जैसे फुटबॉल को हम 2 स्थानों पर रख करके और बाद में राउंड करवाएं, घुमाएं, तो जो अपने 2 स्थान है, टच करने वाले स्थान है, वो स्थिर रहेंगे और बाकी गोला है वह घूमता रहेगा। कहने का अर्थ हमारी धरती रोटेशन कर रही है, घूम रही है। उस घूमने के कारण ये भी स्थिर बिंदु है और ये भी स्थिर बिंदु है। तो उत्तर में हुआ उसको उत्तरी गोलार्ध कह दिया, उत्तरी पोल नॉर्थ पोल कहा गया, और दक्षिणी गोलार्ध में जो बिंदु है, स्थिर बिंदु है, उसको है वह साउथ पोल कहा गया। यहीं से है वह धरातल की लोकेशन का है वह स्टेटमेंट होने लग गया। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब जो इनके मध्यवर्ती भाग है, जो 90 डिग्री के कोण के ऊपर जो मध्यवर्ती भाग है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में, जिसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा कहा जा सकता है। भूमध्य रेखा, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, बीच वाले भाग को भी है वह 2 टुकड़ों के रूप में है वह विभाजन कर लिया गया। उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव कहला जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस रेखा के इस भाग में ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस प्रकार से है वह दिशाएं बन गई। इन दिशाओं के बाद में फिर नॉलेज है वह बढ़ाने लगे। नॉलेज बढ़ाने पर है वह अपन को पता लगा कि यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं वह बढ़ती जाती हैं। जैसे 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे अक्षांश रेखाओं में विभाजन किया गया है। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये 0 से 90 डिग्री तक और इधर भी 0 से 90 डिग्री तक ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर खींची गई रेखाएं हैं। ये पूरे गोले पर होती हैं। इस कारण से ये एक केवल सीधी रेखा के रूप में नहीं होती, ये पूरी वृत्ताकार रेखा है वह पाई जाती है, जिनको अक्षांश रेखाओं के नाम से है वह पुकारा जाता है। दूसरे रूप में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से भी है वह अर्धवर्ताकार रेखाएं खींची गई, 180 इधर और 180 इधर। इनको है वह देशांतर रेखाओं का नाम है वह दिया गया, देशांतर रेखाओं का नाम दिया गया। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम भूगोल के अंदर ज्योग्राफी में अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर अपनी लोकेशन है वह बता सकते हैं कि मैं इतने डिग्री अक्षांशों में और इतने डिग्री देशांतरों में अवस्थित हूँ, जिससे है वह उस आदमी को या उस स्थान को ढूंढने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इस कारण से आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में और ग्लोब के अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में है वह अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं
अक्षांश रेखाओं को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं वह कुछ इनकी मुख्य विशेषताएं हैं वह निम्न प्रकार से होती हैं। फर्स्ट विशेषता होती है 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक है वह अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में होती हैं, दोनों गोलार्धों में स्थित हैं, दोनों गोलार्धों में होती हैं। ये इसकी फर्स्ट विशेषता है वह हो गई 0 से 90 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ी भूमध्य रेखा होती है, ये अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है और इसके बाद में है ये रेखाएं बढ़ती जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 90 डिग्री तक होती हैं और 90 डिग्री तक ही साउथ के अंदर होती हैं। 1 2 3 4 5 ये 90 डिग्री तक साउथ में होती हैं, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये है वह कहलाती अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। दूसरी इनकी खास बात होती है ये है वह हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होती हैं, दिशा में स्थित होती हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, इस कारण से ये पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर खींची हुई रेखाएं होती हैं। तीसरी है वह प्रमुख इनकी विशेषता होती है ये वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। अपन को यहाँ पर है वह देखने पर ये लगता है कि ये रेखा है वह 1 डिग्री की रेखा है, ऐसे सीधी रेखा है, जबकि ये सीधी केवल है वह सीधी रेखाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोर्ड है वह 2 डायमेंशनल है और हमारी धरती है वह 3 डायमेंशनल रूप है, गोला है और गोला होने के कारण पूरी धरती के अंदर ये राउंड लगाते हैं। अगर अपन इसको गोला माने तो जो ये 0 डिग्री के अक्षांश रेखा यहाँ तक ही नहीं है, इस गोले के उस साइड में से होकर के आकर के मिलती है। तो इस तरह से है वह पूरी तरह से ये वृत्ताकार रेखाएं हैं वह होती हैं, वृत्ताकार रेखाओं के रूप में होती हैं। ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं और 0 से 90 डिग्री तक है ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं पाई जाती हैं। अब बात आती है ये रेखाएं कितनी होती हैं। आप लोग ये देखेंगे कि 0 डिग्री वाला जो वृत्त होगा वह सबसे लंबा वृत्त है, फिर ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस वृत्त की जो लेंथ है, लंबाई है, वह कम होती चली जाती है क्योंकि गोला ऊपर से धीरे धीरे संकुचित होता जाता है। इस कारण से 90 डिग्री का जो बिंदु है वह तो केवल एक बिंदु ही होगा। ये जो रेखा है 90 डिग्री की रेखा नहीं होगी, वो तो एक पॉइंट है। इसी कारण से है यहाँ पर है वह विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद कैसे उत्पन्न होता है? टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वह कितने डिग्री, एक तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, यानी कि 90 रेखाएं तो ये 90 ये रेखाएं कितने 180 और 180 और एक रेखा ये 0 डिग्री वाली कितनी हुई 181 डिग्री। कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं? 181 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं। लेकिन अक्षांश कितने डिग्री होते हैं? ये 181 डिग्री अक्षांश होते हैं। लेकिन बात आती है कि रेखाएं कितनी होती हैं, रेखाएं कितनी होती हैं। अब रेखा की बात आती है तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 90 डिग्री जो रेखा है वह तो एक बिंदु है, केवल मात्र छोटा सा बिंदु है। दक्षिणी गोलार्ध है ये भी एक छोटा सा बिंदु है, इसका मतलब इसको आप रेखा नहीं कह सकते। तो फिर कितनी रेखाएं हुई? 181 माइनस 2 रेखाएं ये हटा दीजिए, 90 डिग्री वाली कितनी 179 रेखाएं होती हैं। रेखाओं में 179 रेखाएं और बाकी है वह अगर अक्षांशों में देखें तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज पैदा होने वाला है वह क्वेश्चन है 181 डिग्री अक्षांश होते हैं, लेकिन रेखाओं के मामले में है ये 179 डिग्री के 179 रेखाएं ही होती हैं।
नेक्स्ट रूप है, अगर हम देखें तो इनकी खास विशेषता होती है, ये समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है ना, तो उसके बीच में जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी ही यहाँ पर होगी, उतनी दूरी ही यहाँ पर होगी, यानी कि इनके बीच की दूरी कभी है वह घटती बढ़ती नहीं है। तो दो रेखाओं के बीच में लगभग ये 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो रेखाओं के बीच में दूरी, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, उन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में समान दूरी है वह देखने को पाई जाती है। ये समानांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध आपने भूगोल के अंदर पढ़ा होगा, ताप कटिबंध, यानी कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार टेम्परेचर वगैरह। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर ज़्यादातर उसकी सीधी किरणें गिरती हैं। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, उसकी है वह किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर और उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर ताप कम होता चला जाता है। सबसे पहले यूनानी विद्वान थे, उन यूनानी विद्वानों ने यह कटिबंध है वह नाम दिया था। ये ताप कटिबंध या जोन कहा जाता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध के नाम से पुकारा जाता है। अक्षांश रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं? अक्षांश रेखाएं हैं वह अपने काम आती हैं तापमान की स्थिति है वह देखने के आधार पर। तापमान की स्थिति धरातल के ऊपर देखने पर काम में आती हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ सीधी किरणें गिरती हैं, बाद में किरणें तिरछी होती जाती हैं, इस कारण से तापमान निरंतर कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। दोनों ध्रुव है वह बर्फ से ढके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किरणें काफ़ी तिरछी हो जाती हैं, इस कारण से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। परिणामतः ध्रुवीय भागों में बर्फ जमा हुई है, इस कारण से तापमान की अवस्थिति देखने में ये काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो ऐसे ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरे रूप में देखें हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं वह इस अक्ष से, जो भूमध्य रेखीय नॉर्थ साउथ एक्स है, इससे है वह किसी स्थान की केंद्रीय दूरी को है वह बताती हैं, कोणीय दूरी है वह उसको बताती हैं। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की खास बात होती है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर खींची जाती हैं। दक्षिण दिशा यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से है वह जोड़ती हैं। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? ये देशांतर रेखाएं हमेशा है वह 180 डिग्री पश्चिम में, पूर्व में, और 180 डिग्री पश्चिम में। टोटल है वह 180 और 180 360 और प्लस 10 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा, तो ये 361 है वह मानी जा सकती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि 361 डिग्री होती, ये गलत रूप है। 180 पूर्व, 180 पश्चिम और 10 डिग्री मिलाकर के है वह 361 मानी जा सकती हैं। लेकिन वास्तव में आपको आश्चर्य होगा ये 361 नहीं होती। कितनी होती हैं? केवल 360 डिग्री होती हैं। कारण आप कहेंगे सर ये भी तो है 0 डिग्री। उसका कारण ये है अपना जो बोर्ड है वह 2 डायमेंशनल है, द्विआयामी है। इसमें लंबाई है प्लस चौड़ाई है, जबकि अपनी जो
भूमि है, धरती है, वह 3 डायमेंशनल है, गोला है, और गोले के अंदर है वह लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई होती है। परिणामतः है वह, यदि इसको आप गोला बनाओगे तो ये रेखा और ये रेखा अलग अलग नहीं है, एक ही रेखा है। यानी कि मैं इसको ऐसे उठा करके और ऐसे है वह गोल करूं, तो गोल करूं तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही हो जाएंगी, दोनों अलग अलग रेखाएं नहीं है। यानी कि जो 180 डिग्री है आप बताते हैं, 180 डिग्री ये ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये रेखा 180 डिग्री की एक ही रेखा है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। और एक रेखा होने के कारण आप इसमें 359 प्लस ये कि ये भाई 180 ये 179 ये टोटल 359 और 359 और एक ये मुख्य देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको के कारण ये 360 डिग्री ही होती है। 360 डिग्री में भी 360 होते हैं और रेखाओं में भी 360 रेखाएं होती हैं, 360 रेखाएं। इन रेखाओं की खास बात होती है, ये अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। यहां से केंद्र से आधा वर्त बनाती हैं, अर्धवर्त बनाती हैं। ये रेखा है 180 डिग्री की रेखा है, ये आधा वर्त बनाती है। लेकिन इधर वाली रेखा के साथ में जुड़ करके ये पूरा वृत्त हो जाएगा। लेकिन ये पूरा वृत्त के अंदर ये इस रेखा के विपरीत दिशा के अंदर, विपरीत दिशा में 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यानी कि गोले के अंदर, ग्लोब के अंदर आप देखेंगे तो ये ग्लोब है, तो एक साइड में ये तो आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी यहाँ तक तो, और ये वाली मिलेगी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो विपरीत भाग में पाई जाती है। कहने का अर्थ, हर देशांतर रेखा के पीछे दूसरी देशांतर रेखा होती है, ये अर्धवर्ताकार होती हैं। 2 देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर के पूर्ण वृत्त हैव रूप धारण कर लेती हैं। एक हैव रूप होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा असमान पाई जाती है, समान नहीं असमान होती है। इसमें ये असमान रेखाएं होती हैं, तो ये बीच की दूरी होती है वह ध्रुवों की ओर घटती जाती है, घटती जाती है, कम होती जाती है। देशांतर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा दूरी इस भूमध्य रेखा पर होगी। फिर है वह, चाहे आप उत्तर की ओर जाओ चाहे दक्षिण की ओर जाओ, क्योंकि ये रेखाएं संकुचित होती जाती हैं और दोनों है वह ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। इस कारण से इनके बीच की दूरी ऊपर की ओर जाने पर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे दूरी घटती जाती है। सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर इसके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग ये देखते होंगे, एक बात देखा जाए तो सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह असमान होती थी। भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा होती है और ध्रुवों के ऊपर जो अक्षांश रेखा होती है वह सबसे छोटी रेखाएं मानी जाती हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे देशांतर रेखाओं में तो सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इनकी जो लंबाई है, रेखा की लंबाई है, वह समान ही है, वह होती है। क्योंकि अर्धवर्ताकार होती हैं, तो अर्धवर्ताकार होने के कारण सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखीय भाग में सबसे ज्यादा दूरी होती है और ये दूरी होती है 111.5
28 किलोमीटर्स। लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो ये दूरी क्रमशः घटती जाती है और ध्रुवीय बिंदु पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ध्रुवीय बिंदु पर इनके बीच की दूरी होती है वह 0 हो जाती है, बीच की दूरी 0 होती है, 0 किलोमीटर होती है, क्योंकि ये ध्रुवीय पर जाकर के एक हो जाती हैं। एक बात आती है, दोनों ध्रुवीय रेखाएं जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, दो देशांतर रेखाएं, और इनके बीच की दूरी है, इसके बीच के भाग को गोर कहते हैं, गोर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समय मापन में काफी महत्वपूर्ण होती हैं, समय मापन में महत्वपूर्ण होती हैं। टाइम स्केल, टाइम जोन है वह बनाती हैं। जब सूर्य आपको पता है ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में अस्त होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में सूर्य को 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय है और कितने डिग्री अक्षांश पार करने हैं? 360 डिग्री अक्षांश पार करने हैं। भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 15 डिग्री, यानी कि हर एक घंटे में सूर्य 15 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। इसी आधार पर अगर हम देखें, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में सूर्य 15 डिग्री देशांतर रेखा पार करता है, और 15 डिग्री देशांतर पार करता है तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट, एक घंटे में ये 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो परिणामतः है वह सूर्य है, सूर्य से इसका टाइम स्केल है वह देखा जाता है, समय है वह मापन किया जाता है। आप कहेंगे सर इंडिया में कैसे होता है? इंडिया की बात करें तो भारत का जो मानचित्र है वह इस रूप में है। भारत का मानचित्र कुछ इस रूप में है, वह रहता है। अब बात करें भारत के अंदर, एक देशांतर रेखा तो यहाँ से ऐसी गुजरती होगी और एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। ये असम का प्रदेश, ये राजस्थान और गुजरात का है वह प्रदेश है। इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे, 29 डिग्री अक्षांशों का अंतर है, तो 29 डिग्री समथिंग अक्षांशों का अंतर है, तो इसमें 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। तो अपनी गवर्नमेंट ने है इस समय का डिफरेंस पूरे देश के अंदर एक ही रहे, इस कारण से इनके बीच की जो देशांतर रेखा है, जिसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, ये भारत के बीच में से गुजरती है। यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस ये, 1 घंटे का डिफरेंस ये, इन दोनों को एक जगह मानते हुए इस देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा मानी गई है। ये भारत की मानक देशांतर रेखा है। इसका अर्थ ये है कि भारत में सूर्य जब है इस रेखा पर आ जाता है, इसका मतलब पूरे देश में 12 बज जाते हैं। तो ऐसे है वह समय का यहाँ पर मापन होता है, और समय का मापन करने में देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार मैं फिर है वह रिपीट कर रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ। पृथ्वी की आकृति या आकार लघुअक्ष गोलाभ है, और इस लघुअक्ष गोलाभ होने के कारण है वह धरती की शेप या तो अंडाकार या फिर है वह संतरे के आकार की है वह मानी जा सकती है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का है वह जाल बनाया गया है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर है वह चलती हैं। ये है वह अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये 0 से 90 डिग्री तक होती हैं। इनकी पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। इनकी टोटल अक्षांश रेखाएं 181 डिग्री होती हैं, और टोटल जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश कितने होते हैं? ये 181 डिग्री,
और रेखाएं होती हैं 179 रेखाएं होती हैं, टोटल मिलाकर के 179। दोनों ध्रुवीय बिंदु रेखाएं नहीं होती, वो एक बिंदु रूप में है। पृथ्वी के स्थिर रूप हैं दोनों ध्रुव, और ये रेखाएं हैं वह समानांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर है वह रहती है। कटिबंध, इनके बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। ये ज़्यादातर तापमान है, तापमान को बिलोंग करती हैं, तापमान का वेरिएशन है वह बताती हैं। एक देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं, और इन रेखाओं के उत्तर से दक्षिण के अंदर खींची गई अर्धवर्ताकार रेखाएं होती हैं। इनके बीच में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस पाया जाता है वह 111.28 किलोमीटर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। ये टोटल 360 डिग्री होती हैं और 360 रेखाएं होती हैं, अर्धवर्ताकार रूप में होती हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर की ओर घटती जाती है, कम होती चली जाती है। ध्रुव बिंदु पर ये इनकी दूरी 0 हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं, और ये है वह देशांतर रेखाएं समय मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा, या है वह ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्यों? क्योंकि ये लंदन ब्रिटेन के अंदर एक ग्रीनविच नाम का शहर है, इससे गुजरती है, इस कारण से है इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भारत के अंदर दोनों भागों के अंदर 2 घंटे का अंतराल है। इसको कम करने के लिए सरकार ने है वह कंफ्यूज की परिस्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए 82 डिग्री देशांतर रेखा को है वह केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वह माना गया है। इस रेखा पर सूर्य की अवस्थिति सीधी होने पर, इस रेखा पर सूर्य की अवस्थिति सीधी होने पर पूरे देश में 12 बजे का समय होता है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, और उसके बाद में है वह टाइम है वह कम ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसे पूरे देश में एक ही समय है वह बना रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर सूर्य को 15 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखाएं पार करने का लगता है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखाएं पार कर जाता है। इसके अलावा 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।